हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो टॉपिक है उससे दो प्रॉब्लम मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा ये आपको निश्चित तौर से लाभ देंगी और ख़ास तौर से गेट नेट पार्क जैस टिफर के जो स्टूडेंट्स हैं जो पीजी करने के बाद में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको ये निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे। ये प्रोफेसर जी अरुदास का रेफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स का, वहाँ से मैंने ये बुक ली है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं और हेड और डीन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में, तो उनका रेफरेंस है जिसकी मैं मदद से दोनों प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो स्टूडेंट्स और छात्र हित में निश्चित तौर से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लाभ देंगी। तो पहली प्रॉब्लम में जो डिस्कस किया गया है वो है कि अगर कोई पार्टिकल है वो अंडर ग्रेविटी मोशन करता है तो ग्रेविटी के अंदर जब मोशन करता है तो उसका वेव फंक्शन की फॉर्म क्या होगी और वेव फंक्शन के साथ साथ जो उसका हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा। हैमिल्टोनियन के साथ जो उसके अंदर हमारा वेरिएबल पैरामीटर होगा ए, उसकी वैल्यू हम कैसे एवेल्यूट करेंगे और मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिकली। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से कहूँगा। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमें सबसे पहले जब भी श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं या उसका सॉल्यूशन देते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है पोटेंशियल। तो अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस से x डिस्टेंस ऊपर है तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgx होगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ते रहे हैं वो mgh होता है, h हाइट होती है अर्थ की सरफेस से। अगर हम उस हाइट को x कहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgx होगी। तो एनर्जी जो हमारी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो उसमें एनर्जी की जगह पे हम एनर्जी को ऑपरेट करा दें ई साई इजकल टू काइनेटिक एनर्जी साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी ऑपरेटर फॉर्म में वो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई होगी और v की जगह पे mgx लिख दें तो ये इक्वेशंस बनेगी हमारी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस mgx साई इजकल टू ई साई। तो ये इक्वेशंस मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन की है। इस इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशंस हमें बताना है कि क्या होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो हम सॉल्यूशंस में को जो है फॉर्म में लिख सकते हैं साई एक्स इजकल टू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स। इसको हम कंसीडर करते समय पे किन किन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं कि जब पार्टिकल अर्थ की सरफेस से ऊपर है इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 0 मीन्स अर्थ सरफेस पे पाई जाने की प्रायिकता 0 है और प्रायिकता अगर 0 है तो वहाँ पे वेव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो साई 0 होना चाहिए एट x बराबर 0। और दूसरी हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो वेव फंक्शन सदा 0 हो जाना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करके हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो x e की पावर माइनस ए एक्स होगा। अब इसमें देखें ये a जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और वेरिएशन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो साई इजकल टू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स हमने लिया और इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि जब हम x को 0 कर देंगे तो साई इजकल टू 0 हो जाएगा इस x बराबर 0 की वजह से, और जब हम x को इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा एक वैलिड सॉल्यूशन हो सकता है साई एक्स इजकल टू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स। तो ये हमने कंसीडर करके इसका सॉल्यूशन लिखा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ आया होगा। हैमिल्टोनियन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और v हो जाएगा mgx। तो h बराबर जो हैमिल्टोनियन होता है वो इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो हमने हैमिल्टोनियन लिख लिया। अब एक्सपेक्टेशन h मीन्स जो हमारा हैमिल्टोनियन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है उसे यूज करें। तो एक्सपेक्टेशन h जो होता है हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वो जो होगा वो इंटीग्रल साई स्टार एस साई डी एक्स अपॉन साई स्टार साई डी एक्स, ये फॉर्मूला है, इसे हम लगातार यूज करते रहे हैं और हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के लिए। अब हैमिल्टोनियन जो ये वाली वैल्यू है इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और जो वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को यहाँ रखेंगे और वेव फंक्शन को यहाँ रख देंगे वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी सेम होगा क्योंकि इसके अंदर सभी जो रियल पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ से एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x इन दोनों से बनेगी। और ध्यान हमें ये रखना है कि हैमिल्टोनियन जो हमें ऑपरेट कराना है
वो एच इंटू साई पे कराना है। तो हैमिल्टोनियन को ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स वो यहाँ पे पुट कर देंगे और वेव फंक्शन ये ऑपरेट करा देंगे इसके ऊपर एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, और लिमिट को x बराबर 0 से इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि पार्टिकल x बराबर 0 मीन्स सरफेस पे, और इन्फिनिटी का मतलब जब पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही रीजन हो सकता है जिसमें पार्टिकल हो सकता है, तो x की लिमिट को 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस हैमिल्टोनियन को यहाँ पे पुट करने के बाद और इस वेव फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद हमें जो 0 से इन्फिनिटी साई स्टार एस साई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 से इन्फिनिटी एच का टी स्क्वायर अपॉन एम ए एक्स ई की पावर माइनस 2x डी एक्स माइनस एच का टी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x डी एक्स। वो ये वाली वैल्यू, इसकी जो पूरी वैल्यू है वो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी और x की लिमिट यहाँ पे हमें लेनी है 0 से इन्फिनिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके हैमिल्टोनियन की ये वाली और साई को ये इस पूरे जो h ऑपरेटर है इसके ऊपर इस वेव फंक्शन को ऑपरेट करा के ये वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ से साई स्टार एच साई डी एक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये लिमिट इसे यहाँ लेंगे हम 0 से इन्फिनिटी, और लिमिट का मैंने कोज बताया। उसके साथ साथ ये साई स्टार साई डी एक्स ये वैल्यू अलग से एवोल्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2ax dx हो जाएगा क्योंकि साई स्टार साई dx 0 से इन्फिनिटी ये वैल्यू अलग से एवोल्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गामा की जो फंक्शन प्रॉपर्टी है उसे यूज कर लेंगे, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n माइनस 1 dx जो होता है वो गामा n अपॉन अल्फा की पावर n होता है। तो इस एक्सप्रेशंस को हम यहाँ यूज कर लेंगे। इन दोनों की जब कंपेरिजन करेंगे तो अल्फा हमारा 2 हो जाएगा, और जब इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो n माइनस 1 2 होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास ये फॉर्मूला था इसमें हम अल्फा की जगह 2a और n की जगह 3 ले लेंगे और यहाँ से ये वैल्यू एवोल्यूट कर लेंगे। ये वैल्यू सॉल्व करके हमें मिलेगी 1/4a³। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 1/4a³ को, और जो ये वाला इंटीग्रल है इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। और इसको जब हम 1/4a³ से डिवाइड कर देंगे जो यहाँ से वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही थी, तो हमें ये वैल्यू एक्सपेक्टेशन h की ऑब्टेन होगी h का टी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 3/2 mg अपॉन a। ये वैल्यू हमें एक्सपेक्टेशन h एवोल्यूट होगी। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेशन h हमें कितना ऑब्टेन होगा। तो क्या कहेगा, ये कहेगा पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, x डिस्टेंस के ऊपर उसका हैमिल्टोनियन की एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें आंसर मार्क करना होगा h का टी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 3/2 mg अपॉन a। वेव फंक्शन बता देगा कि वेव फंक्शन हमने x e की पावर माइनस ax फॉर्म में लिया है। तो इस तरीक़ा से यहाँ तक हम पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है जो चेंज होगा ये अब देखें, एच का चेंज वेरिएबल नहीं है, मास वेरिएबल नहीं है, एम और जी भी वेरिएबल नहीं है, ए यहाँ पे वेरिएबल है। तो मिनिमा और मैक्सिमा हम कैसे करते हैं कि जिसका जो फंक्शन होता है, जो वेरिएबल होता है, उसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके उसे जीरो कर देते हैं जिससे उसकी मिनिमम वैल्यू एवोल्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल ए एक्सपेक्टेशन एच को जीरो के इक्वल कर देंगे और यहाँ से इजीली हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमें यहाँ से मिलेगा 3/2 एम स्क्वायर जी अपॉन एच का टी स्क्वायर की पावर 1/3। इस तरीक़ा से ये वैल्यू हमें एवोल्यूट हो जाएगी और ये वैल्यू जैसे ए की वैल्यू हमें यहाँ से एवोल्यूट होगी तो इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन एच हमें एवोल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि अगर पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन में है, तो उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो हैमिल्टोनियन जो होगा वो हमारा इस फॉर्म में लिखा जाएगा जो हमने यहाँ पे ये आंसर ये मैंने लिखा हुआ है। उसके साथ साथ ये पूछेगा कि हमें सॉल्यूशंस जो बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है वो क्या लिया जा सकता है। तो 4 अल्टरनेट्स हमें उपलब्ध कराएगा तो हमें आंसर मार्क करते समय ध्यान रखना है इस फॉर्म में हमें बेस्ट सॉल्यूशन होगा एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स फॉर्म में। उसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेशन एच की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए। तो ये आंसर मार्क करेंगे एच का टी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 3/2 mg अपॉन ए। ये आंसर हमें मार्क करना है और फिर कहेगा कि यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं 3/2 m स्क्वायर जी अपॉन एच का टी स्क्वायर की पावर 1/3। और अगर पूछता है कि एक्सपेक्टेशन एच की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो जो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे एवेल्यूट की हुई है उसको यहाँ पुट कर दें तो हमें एक्सपेक्टेशन एच की मिनिमम वैल्यू हमें पता चलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल ये क्वेश्चन है। इस तरीक़ा के क्वेश्चन करके रखें। यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो लगातार आते हैं इस पैटर्न के और पर्टर्बेशंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन कंसेप्ट को भी यूज किया है हमने और जो मेन यूज किया है इसके अंदर वो हमारा जो
ये हमने पता किया है कि जो वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू को कैसे हम एवेल्यूट करें। वेरिएशन प्रिंसिपल की से मैं प्रॉब्लम कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जो कंसेप्ट है ये वेरिएशन प्रिंसिपल का इसमें हमने लगाया है। तो वेरिएशन प्रिंसिपल की ये प्रॉब्लम थी, इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आई होगी। एक क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 2 प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर रहा था। ये भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अटैच थे और इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें दूसरी प्रॉब्लम में क्या है कि एक रिजिड रोटेटर दे रखा है और रिजिड रोटेटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और जब वो रोटेट कर रहा है तो उसका पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने के बाद, और दूसरा ये पूछा है कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा और वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से कहूँगा। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करके रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इसके आंसर को भी रिमेंबर रखेंगे और इसके पैटर्न को भी समझेंगे कि किस तरीक़ा से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो रिजिड रोटेटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लें और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसे म्यू से डिनोट किया गया है इसमें। तो सर ने जो अपने रेफरेंस में जो सिंबल यूज किए हैं प्रोफेसर जी अरोग्यास ने, उन्हीं रेफरेंसों को मैंने इसमें यूज किया है। कई बार इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए सिंबल कुछ और भी मिल सकता है, तो उस हिसाब से देख लें कि पेपर में क्या दिया है। पी भी दिखा सकता है या कुछ और भी सिंबल यूज कर सकता है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू सबसे पहले इसमें लिखें, और एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी वो होगी एनर्जी जो m का फंक्शन होगी m स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2y। इसको हमने कहाँ से लिया है कि जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी p फाई स्क्वायर अपॉन 2y। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे p जो है वो हमारा मोमेंटम होगा और I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस पी फाई की वैल्यू जो होती है वो एम एच कट होती है, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो एनर्जी एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2y होगी, और m जो है वो 0 +-1 +-2 इस तरीक़ा से वेरी करता है। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू अगर पूछता है तो ये हमें इसमें आंसर ये मार्क करना होगा। n दे देता है तो n स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2y लेंगे हम। अगर यहाँ पर कुछ और वेरिएबल देता है तो उस हिसाब से यहाँ चेंज कर देंगे वेरिएबल। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो रहता है 1/√2 पाई e की पावर i m फाई। इसे हम इजीली देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे लिया है कि श्रोडिंगर इक्वेशंस जो रहती है उसमें पुट कर देते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन से एनर्जी आइगन वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं इस वेव फंक्शन को पुट करके तो ये मिल जाता है। वैसे भी हाइड्रोजन लाइक एटम में हमने जो देखा था हाइड्रोजन के लिए उसका थर्ड जो पोर्शन था उसमें देखा था हमने कि ये हमारा जो टोटल वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन डी फाई की वैल्यू 1 होगी, और 0 से लेकर 2 पाई इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि इसको हम ए ई की पावर आई एम फाई फॉर्म में लिखते हैं, और साई स्टार साई डी फाई बराबर 1 जैसे ही करते हैं तो यहाँ से जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो 1/√2 पाई आ जाता है। तो हाइड्रोजन एटम का अगर आपको याद हो तो उसके 3 सॉल्यूशन थे, एक आर पार्ट सॉल्यूशन, एक थीटा पार्ट सॉल्यूशन, एक फाई पार्ट। तो ये फाई पार्ट सॉल्यूशन है जो इसके अंदर वेरिएबल है वो एंगल फाई चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखें m की वैल्यू 0 +-1 +-2 चलती है। उसके साथ साथ पर्टर्बेशंस को हम कैसे निकालेंगे कि फोर्स जो होता है हमारा उसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो हम जो पुट करते हैं फोर्स को वो -del/z ले लेते हैं, और भी हमें इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो एस गैस है वो पर्टर्बेशंस वो होगा हमारा एस गैस = -μe cos थीटा। थीटा की जगह पर हमने यहाँ एंगल को फाई से दिखा रखा है, तो यहाँ पे एस गैस को ले लें -μe cos थीटा, या थीटा को फाई लिख दें तो -μe cos फाई। ये वैल्यू होगी जो हमारा पर्टर्बेशन है। तो पर्टर्ब का मतलब ये है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उससे एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, तो एनर्जी में जो बदलाव आएगा उसके चलते वो होगा -μe cos फाई। तो ये ले लें, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -μe/2 e की पावर i फाई प्लस e की पावर -i फाई, क्योंकि cos फाई जो होता है वो e की पावर i फाई प्लस e की पावर -i फाई/2 होता है। यूलर थ्योरम से हमने इसे लिया है। तो यहाँ पे जो सब यही क्वेश्चन पहले तो पूछ सकता है कि पर्टर्बेशन की वैल्यू क्या होगी अगर कोई हमारा रिजिड रोटेटर है, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट म्यू है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाता है, तो एस गैस की वैल्यू क्या होगी, तो -μe cos फाई इसका आंसर हो जाएगा। और इसे हम लिख पाएंगे -μe/2 e की पावर i फाई प्लस e की पावर -i फाई में। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा जो रहता है जब हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे लिखते हैं n s गैस m, और ये ब्रैकेट ऑपरेटर्स हम इसमें यूज करते हैं। एस गैस की जगह पे ये यूज कर लें जो हमारा ये वाली वैल्यू है, इसको पुट कर दें, और n और m में जब n और m इक्वल होते हैं और हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे लेंगे शुरू में, और ये
n को m के इक्वल करेंगे और यहाँ पे भी वेव फंक्शन लेंगे तो ये हमारा एक बार e की पावर i m फाई आएगा, एक बार e की पावर माइनस i m फाई आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, तो 1 हो जाएगा। और 1/2 पाई जो है 1/√2 पाई और 1/√2 पाई मल्टीप्लाई होकर 1/2 पाई दे देंगे। तो यहाँ से वैल्यू माइनस μe/2 और इंटीग्रल लिमिट जो फाई एंगल वेरी करता है वो 0 से 2 पाई cos फाई d फाई होगी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया है, इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से इससे लिख सकता हूँ। इसका जो मीनिंग है वो इस फॉर्म में होता है साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एस कैस और साई एम और डी फाई ये होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एंगल है डी फाई, तो डी फाई ले लें और एन बराबर एम रख दें तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। और ये जो कॉस फाई डी फाई है 0 से 2 पाई तक ये वैल्यू हमारी 0 दे देगा, क्योंकि कॉस फाई का जो एवरेज होता है 0 से लेकर 2 पाई तक वो 0 होता है जो एवरेज है, क्योंकि जो कोसाइन वेव फंक्शन है उसे हम देखेंगे तो इस फॉर्म में चलता है। और एवरेज जब हम निकाल के लाते हैं पूरी साइकिल के अंदर तो वो कुछ पोर्शंस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है, कुछ जगह नेगेटिव देता है और औसत वैल्यू उसकी जो रहती है वो 0 रहती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें यही पे पूछेगा पहले तो कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालें, फिर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है EN2 मीन्स सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इक्वल टू समेशन m और वेव फंक्शन फॉर्म में और कैट फॉर्म में n s डैश m और इसका पूरे का मॉड स्क्वायर अपॉन EN0 माइनस EM0। ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है सबने याद किया होगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी और ये वाला भी। जिन्होंने याद नहीं किया है वो दोनों फॉर्मूला रिमेंबर रखें, क्योंकि इन दोनों के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस लगातार देखे जाते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व करें और ये दोनों मैंने यहाँ पे वैल्यू सॉल्व की हैं। जब हम इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे EN2 की जो वैल्यू है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखा रखी है, वो आएगा म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर आई अपॉन एच कट स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी कई बार पूछी जा सकती है कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस जो है वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस। इस रिजल्ट को भी याद रखें, क्योंकि ये पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सीधा ऐसा कैसे ही रखा मिलेगा। तो इसी प्रोस्पेक्ट्स में याद रखें कि जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में से कहूँगा, यहाँ लिख भी रहा हूँ मैं कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और जब भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आती है तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, सेम की सेम जो वैल्यू हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पे देखें ये आंसर है म्यू स्क्वायर, म्यू यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई स्क्वायर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एन जो है वो क्वांटम नंबर है। तो यहाँ किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है? सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये निर्भर कर रहा है आई पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये डिपेंड कर रहा है 1/4n स्क्वायर माइनस 1 पे। तो चारों डिपेंडेंसियों को याद रखें और इस फॉर्मूले को पूरा एज सच रिमेंबर रखें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा आंसर मार्क कर पाएंगे। इसमें इस तरीका के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को अगर हम 2e से चेंज करेंगे, एक बार E अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी बार 2E अप्लाई कर रहे हैं, तो कहेगा कि एनर्जी जो चेंज है वो कहाँ ज़्यादा होगा, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है तो अगर E दूना होगा तो एनर्जी करेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि E स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है। तो इस तरीका के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। ये भी पूछ सकता है कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किस किस का फंक्शन होगा। तो एक इज फंक्शन ऑफ द म्यू, म्यू मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिखा रखा है, यहाँ से देख लें और इसे करें, पूरी की पूरी कैलकुलेशन को करके भी देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो आपके कंसेप्टों को इनरिच करेंगे और ये आपको दिशा भी देंगे इस तरीका के क्वेश्चंस। मैं कुछ और आगे अच्छी वीडियो और अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला हूँ, ख़ासतौर से जो CSIR नेट के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी पेपर देना है और गेट की आगे पेपर देना है 2020 में, उनके लिए कुछ और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये चैनल है ये निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करता रहेगा और मेरा एफर्ट का फ़ायदा बच्चे उठाते रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।